3D ज्योमेट्री क्लास फर्स्ट है ना। इसमें देखो सारी वही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने किस में पढ़ी हैं, वेक्टर में। सब वही चीज़ें इसके अंदर हैं। तो सबसे पहले कोई भी एक वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है, कोई भी एक, मान लीजिए ये 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये कोई एक पॉइंट है, मान लो ये पी है पॉइंट, और ये क्या है, ओरिजिन। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, है ना, तो वेक्टर ओ पी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, यही होगा ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मान लो ये ए बी सी दे रखे हैं हमने, क्या दे रखे हैं, वेक्टर ओ पी जो होगा, वेक्टर ओ पी क्या होगा, ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। अब इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो होंगे इसके ए बी सी, ऐसा ही है ना। और अगर डायरेक्शन एंगल की बात करूं, डायरेक्शन एंगल्स, तो डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा। ये हो गए डायरेक्शन एंगल्स, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद मैंने कहा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, एल एम एन, एल एम एन। अब एल एम एन की बात अगर मैं करता हूं तो एल को कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपको एंगल दे रखे हैं तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस, अगर आपको एंगल दे रखे हैं तो निकल जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। और अगर आपको एंगल नहीं दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशो, तो फिर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अगर एंगल दे रखे हैं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये होंगे डायरेक्शन कोसाइन। और एंगल नहीं दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं, तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ये बात भी आप लोगों को पता ही है, कोई दिक्कत नहीं आता कि भी। फिर इसके बाद ये सारी बातें क्लियर है ना। इसके बाद अगर मान लो मुझे किसी लाइन के 2 पॉइंट दे रखे हैं, किसी लाइन के 2 पॉइंट, एक हो गया x1 y1 z1, x2 y2 z2। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी। ए बी के जो डायरेक्शन रेशो होंगे वो कैसे निकलेंगे, ए बराबर x2 माइनस x1, बी बराबर y2 माइनस y1, सी बराबर z2 माइनस z1। और अगर डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो L बराबर x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा L। M बराबर y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक भी। फिर इसके बाद n अगर निकालना होगा, z2 माइनस z1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर इसके बाद मान लो हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए, बी और सी, और हमें इन तीनों पॉइंट को कॉलिनियर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? तो याद रखना, इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी आर proportional then ABC are collinear। तब ABC क्या होंगे? कॉलिनियर होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है भाई? ए बी के डायरेक्शन रेशियो मान लो A1 B1 और C1 है, और BC के डायरेक्शन रेशियो मान लो A2 B2 और C2 है, और इनका रेशियो बराबर है। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल होना। ठीक है, यहां तक कि कहानी में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल, सारी बातें क्लियर हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल है। इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90, 135, 45 with x axis, y axis and z axis respectively, find its direction cosine। तो cos 90, cos 135, cos 45 हो जाएगा ना? ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल। एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताओ जो इक्वल एंगल बनाए। एक्सरसाइज 11.1 का पहला ही सवाल आया। दूसरा, जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाए। तो आप लोग भी समझ गए होंगे क्या कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू, तो इस हिसाब से तो कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, एल बराबर एम बराबर एन। भाई ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा एल एम एन ही तो है। फिर हमें पता ही है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बराबर कितना? 1। एल स्क्वायर प्लस फिर एल स्क्वायर प्लस फिर एल स्क्वायर बराबर कितना? ये एम को और एन को मैंने एल स्क्वायर ही बोल दिया। क्यों बोल दिया? इक्वल है। अभी बन गया 3 एल स्क्वायर बराबर कितना? एल स्क्वायर बराबर कितना? एल बराबर कितना? प्लस माइनस 1/√3। और जब एल आया प्लस माइनस 1/√3 तो एम भी यही आएगा, एन भी यही आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर बात समझ में आ गई तो अगला सवाल देखो। इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने तो मैं बता ही दूंगा आसानी से, आप भी बता दोगे। अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं और डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं और डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, नहीं हो सकता? हो जाएगा ना? फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये भी बहुत आसान है। ये 3 पॉइंट कॉलिनियर शो करने हैं। मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट, तो पहले इसका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो निकालो। कैसे निकालोगे? A1 क्या होगा? -1 में से 2 घटेगा -3। B1 क्या होगा? -2 में से 3 घटेगा -5। और C1 क्या होगा? 1 में 4 घटेगा -3। A2 क्या होगा? 5 माइनस -1 6, 8 माइनस -2 10 और 7 - 1 6।
बिल्कुल दिखाई दे रहा है मुझे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आपको भी दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो हो जाएगा ना। ठीक है, इसके बाद इसने क्या कहा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड के वर्टिसेस दे रखे हैं, तीनों साइड के वर्टिसेस 3, 5, -4, -1, 1, 2, -5, -5, -2। एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड के वर्टिसेस दे रखे हैं, हमें तीनों साइड के डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। बहुत ही आसान बात है, बहुत आसान। ये ए है, ये बी है और ये सी है। आप पहले निकालोगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। कैसे निकलेंगे ए बी की डायरेक्शन रेशियो भाई? -1 में से 3 घटेगा, 1 में से 5 घटेगा, 2 में से -4 घटेगा, फिर उसे किस में बदलोगे डायरेक्शन? कोसाइन में। ऐसे बी के साथ करोगे, ऐसे ही AC BC के साथ करोगे और ऐसे ही AC के साथ करोगे, हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, ये तो बेसिक था, ये वो बेसिक था जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर में पढ़कर आए थे हम इसे? वेक्टर में पढ़कर आए थे। अगले टॉपिक का नाम है लाइन। क्या है? लाइन। अब लाइन की कहानी समझेंगे हम लोग। लाइन में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें किसी लाइन की अगर इक्वेशन बनानी है, इसके हमारे पास 2 केस हैं। पहला केस, ए पासिंग पॉइंट, ए पासिंग पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर आर गिवन। एक पासिंग पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर अगर हमें दिया हो, जैसे कि मान लो मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। इस लाइन का ये पासिंग पॉइंट है ए, x1, y1, z1, और ये है इसका पैरेलल वेक्टर, वेक्टर बी, ए आई, बी जे और सी के। समझ आई ये बात? ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, कहीं भी कोई भी सवाल होगा, अगर हम जिक्र करेंगे पासिंग पॉइंट का, अगर हम जिक्र करेंगे किसका, तो पासिंग पॉइंट एक्स वाई जेड से डिनोट किए जाते हैं, या x1, y1, z1 से डिनोट किए जाते हैं, या x2, y2, z2 से डिनोट किए जाते हैं। मतलब कि पासिंग पॉइंट एक्स वाई जेड के फॉर्म में होते हैं। और पैरेलल या परपेंडिकुलर वेक्टर, ये हमेशा ABC की फॉर्म में होते हैं। कौन सी फॉर्म में होते हैं? ये बात याद रखने वाली बात है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब मैं इस लाइन की इक्वेशन बनाना चाहता हूं, ये है ओरिजिन। अगर मैं इससे इसको मिला दूं तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट ए, जिसको मैं वेक्टर ओ ए भी कह सकता हूं। वैसे इसका नाम वेक्टर ए रखा है मैंने, और ये होता है आपका x1i, y1j, z1k, और मैं इसको बोलूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट ए। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब जब भी आप एक कोई भी इक्वेशन बनाओ, उस इक्वेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का होता है?
इक्वेशन किस चीज के बिना कभी नहीं बन सकती? ऐसी कौन सी चीज इक्वेशन में मौजूद होती है? नहीं पता? वेरिएबल्स, हाँ ये सही बोल तो रही है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बिना इक्वेशन नहीं बन सकती। वेरिएबल्स के बिना इक्वेशन नहीं बन सकती। तो इस लाइन का हर एक पॉइंट इसका पासिंग पॉइंट है। इस लाइन का हर एक पॉइंट इसका, अब जो कोई फिक्स पासिंग पॉइंट दे दे वो तो फिक्स हो गया, वरना हर पॉइंट को हम कहते हैं आर्बिट्रेरी पासिंग पॉइंट। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जो फिक्स ना हो, जो काम चलाऊ हो, जो हमें वेरिएबल प्रोवाइड करे, एक्स वाई जेड। ये क्या है? आर्बिट्रेरी पासिंग पॉइंट। इससे इसको मिलाया, ये बन गया वेक्टर आर। क्या बन गया? इसका नाम रखा बी। अब देखो, वेक्टर ओ बी बराबर वेक्टर बी बराबर एक्स आई वाई जे जेड के। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी पासिंग पॉइंट। आर्बिट्रेरी पासिंग पॉइंट। और वेक्टर बी, सॉरी इसको वेक्टर आर बोलना है, वेक्टर आर है ये, वेक्टर बी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये क्या है? पैरेलल वेक्टर। ये क्या है? पैरेलल वेक्टर। सारी कहानी समझ में आ रही है? मैं इस ए बी के पीछे घूम रहा हूं, मेरा टारगेट ये लाइन ए बी है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो आप मुझे कह सकते हो कि ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर वेक्टर ओ ए प्लस में ए बी बराबर वेक्टर ओ बी। गलत तो नहीं कहा मैंने कुछ? वेक्टर ओ ए प्लस में ए बी बराबर ओ बी। वेक्टर ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी माइनस, अच्छा वेक्टर ए बी है क्या? ओ बी क्या है? वेक्टर आर। ओ ए क्या है? वेक्टर ए। और आप अच्छे से जानते हो ए बी जो है वो पैरेलल है वेक्टर बी के, है या नहीं? तो इस हिसाब से तो वेक्टर ए बी बराबर लैम्डा वेक्टर बी हो जाएगा। पैरेलल या कॉलिनियर की कंडीशन यही होती है। तो वेक्टर ए बी क्या है? आर माइनस ए इज इक्वल्स टू लैम्डा बी। वेक्टर आर क्या होगा? ए प्लस लैम्डा बी। ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी फॉर्म हो गई? वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई ये? समझ आई इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर ए क्या है कौन बताएगा? वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए है पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। वेक्टर बी क्या है? पैरेलल वेक्टर। वेक्टर आर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी पासिंग पॉइंट। आर्बिट्रेरी पासिंग पॉइंट। समझ आई इतनी बात? ये हमारी वेक्टर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। अब अगर इसे कार्टिजन फॉर्म में लिखना हो, वेक्टर आर क्या है? एक्स आई वाई जे जेड के। एक्स वन आई वाई वन जे
Z1 के प्लस लैम्डा AI प्लस BJ और प्लस CK, इसको इधर भेज दो। x माइनस x1 I, y माइनस y1 J, z माइनस z1 K, ये हो गया लैम्डा AI, लैम्डा BJ और लैम्डा CK। कंपेयर करो, x माइनस x1 बराबर लैम्डा A, y माइनस y1 बराबर लैम्डा B और z माइनस z1 बराबर लैम्डा C। x माइनस x1 अपॉन A बराबर लैम्डा, y माइनस y1 बटे में B बराबर लैम्डा, z माइनस z1 बटे में C बराबर लैम्डा। तो इस हिसाब से x माइनस x1 बटे में A, y माइनस y1 बटे में B और z माइनस z1 बटे में C, ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी फॉर्म हो गई? कार्टेशियन फॉर्म। आपको पूरा डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखो। वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। कार्टेशियन फॉर्म है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। जो x में से y में से और z में से माइनस हो रहे हैं वो पासिंग पॉइंट है, और जो नीचे लिखे हुए हैं वो पैरेलल वेक्टर है। ठीक है भाई। फिर इसके बाद दूसरा केस है, इफ टू पासिंग पॉइंट्स आर गिवन। अगर दो पासिंग पॉइंट दे रखे हों तो इक्वेशन बनेगी, जैसे मान लो A B x1 y1 z1 x2 y2 और z2। वेक्टर A वेक्टर B, यहां जो वेक्टर B है ये दूसरा पासिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है। पहले वाले केस में जो वेक्टर B था वो किसे डिनोट कर रहा था? पैरेलल वेक्टर को। बिना वेरिएबल के तो इक्वेशन होती ही नहीं है। इसको C मान लो, x y और z, ये हो गया आपका वेक्टर R। क्या हो गया? तो अब मैं इसको ड्राइव करके नहीं दिखाता, सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं। वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्डा P माइनस A। ये हो गई वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई? वेक्टर फॉर्म, जिसमें आपको पता होना चाहिए वेक्टर A क्या है, x1 I y1 j और z1 k। पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, फर्स्ट पासिंग पॉइंट लिख दो। वेक्टर B क्या है, x2i y2j z2k। ठीक है, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पासिंग पॉइंट, सेकंड पासिंग पॉइंट। ठीक है, फिर इसके बाद वेक्टर R क्या है, xi yj zk। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी
पासिंग पॉइंट आर्बिट्रेरी। अब अगर मुझे इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखनी हो तो x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। कोई दिक्कत विक्कत हो यहाँ तक तो बता दो। ये इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के दो तरीके थे, ठीक है। फिर इसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर हमें दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इसकी इक्वेशन है a1 प्लस लैम्डा b1, इसकी इक्वेशन है a2 प्लस म्यू b2, ठीक है। a1 क्या है, पहली लाइन का पासिंग पॉइंट, a2 क्या है, दूसरी लाइन का पासिंग पॉइंट, ठीक है। b1 क्या है, पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर, b2 क्या है, दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर। अब मानकर चलो आप ये सोचो कि पहली लाइन का पासिंग पॉइंट यहाँ है, दूसरी का यहाँ है, और हम इन दोनों के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं, तो एंगल से पैरेलल वेक्टर का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। एंगल से पासिंग पॉइंट का, सॉरी, पासिंग पॉइंट का कोई ताल्लुक नहीं है। पासिंग पॉइंट का एंगल से कोई ताल्लुक नहीं है। एंगल का ताल्लुक किसके है, किससे है, एक पैरेलल वेक्टर ये रहा, एक पैरेलल वेक्टर ये रहा, जो एंगल यहाँ बनेगा वो यहाँ बनेगा। तो दो लाइन के बीच का अगर एंगल निकालना है वो आपको पासिंग पॉइंट से नहीं मिलेगा, इससे मिलेगा, पैरेलल वेक्टर से। तो cos थीटा बराबर b1 डॉट b2, b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, ये मिलेगा। अब a1 क्या है, पहली लाइन का पासिंग पॉइंट है, a1 जो है वो पहली लाइन का, और b1 क्या है, b1 पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर है, b1 पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर है। a2 क्या है, दूसरी लाइन का पासिंग पॉइंट है, दूसरी लाइन का, और b2 क्या है, दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर है। सही है ना, बात समझ में आ रही है। तो इस cos थीटा को अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, b1 डॉट b2 मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। यही तो बात है, ये भी ये और ये की तो बात है, बस ये वेक्टर की फॉर्म में लिख दी और वो कार्टेशियन फॉर्म में। अब आप ये सोचो अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो जाए, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाए, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तो cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ जीरो आएगा तो ये ऊपर क्या कहाँ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये बात अब आपको याद रखनी है, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर क्या होगा, जीरो। मतलब कि पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन का डॉट प्रोडक्ट जीरो।
ठीक है। डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। अगर डायरेक्शन रेशो ना दे रखो, डायरेक्शन कोसाइन दे रखो, उनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या आएगा? 0। उनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या आएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी? इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल होंगी, या कॉलिनियर, कॉलिनियर तो होती नहीं, कॉलिनियर तो पॉइंट होते हैं। लाइन अगर पैरेलल होगी a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? यहाँ तक पढ़ो और पहली एक्सरसाइज पूरी करो। अच्छा, यहाँ n1 n2 आएगा, ये लो n1 n2 बराबर 0। ठीक है, इतना पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे।